थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे स्टेबिलिटी एंड इनडिटरमिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर। मैं रिपीट कर देता हूं जो भी मैंने अभी बोला है, ठीक है। अभी आवाज प्रॉपर आपको नहीं आ रही होगी, ठीक है। मैंने ये बोला है कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इस सब्जेक्ट में अपन स्ट्रक्चर की कंप्लीट स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर की कंप्लीट स्टडी से मतलब है कि स्ट्रक्चर के किसी भी कंपोनेंट के ऊपर आप शियर फोर्स निकालोगे, बेंडिंग मोमेंट निकालोगे और एक्सियल फोर्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है। दूसरा, एक पॉइंट लोड अगर आपका लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तो उसकी वजह से आपकी स्ट्रक्चर पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस कब आप जनरेट होंगे वो अपन फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद में अपन चेक करते हैं कि आपकी जो स्ट्रक्चर है उसकी इनडिटरमिनेसी कितनी है। कोई भी स्ट्रक्चर की इनडिटरमिनेसी से मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि कोई स्ट्रक्चर की इनडिटरमिनेसी मान लो अगर 3 है तो 3 इनडिटरमिनेसी से मतलब ये हो गया कि उस स्ट्रक्चर को सोल्व करने के लिए, उस स्ट्रक्चर की एनालिसिस करने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा जो कंडीशन है या फिर एक्स्ट्रा इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है वो आपको 3 एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन आपको एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा चाहिए इसका मतलब कि जो आपकी इसके लिए चाहिए जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, लाइक समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ आई इक्वल टू 0 और मोमेंट इक्वल टू 0, इनके अलावा आपको 3 और एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का मतलब सबसे पहले अपन स्टेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी स्ट्रक्चर की अपन स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो स्टेबिलिटी से चेक करने का मतलब यह है कि अगर उसके ऊपर किसी भी डायरेक्शन में लोड आ रहा है एक्स वाई और जेड, अगर मैं 3D स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपकी स्ट्रक्चर स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल होने से मतलब यह है कि आपकी स्ट्रक्चर है उसका रिलेटिव मोमेंट नहीं होना चाहिए उसके मेंबर्स का, और पूरी की पूरी स्ट्रक्चर डिस्प्लेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यह है स्ट्रक्चर के अंदर डिफ्लेक्शन हो सकता है। आपकी सपोज मान लो ये कोई पोर्टल फ्रेम है, पोर्टल फ्रेम मतलब ये आपकी बीम है, ये कॉलम है और यहां से आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो स्वे कर सकती है, ऐसे इधर स्वे कर सकती है, बट ऐसा तो नहीं है कहीं स्ट्रक्चर लोड लगाया यहां से खिसक के यहां पे आ गई, ठीक है। तो स्टेबिलिटी सबसे पहले अपन एडिंग डालते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी देखिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी। स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, देखो स्टेबिलिटी आपकी 2 टाइप की होती है। एक तो रिलेटेड टू सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड आपकी स्टेबिलिटी, और दूसरी होती है आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी, ठीक है। पहली आपकी हो जाएगी रिलेटेड टू रिलेटेड टू रिलेटेड टू रिलेटेड टू सपोर्ट सिस्टम, रिलेटेड टू सपोर्ट सिस्टम, रिलेटेड टू सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। दूसरा हो जाएगा रिलेटेड टू ज्योमेट्री, रिलेटेड टू ज्योमेट्री मतलब आप स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है उसको चेक करोगे रिलेटेड टू सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड आपकी स्टेबिलिटी, और दूसरी हो जाएगी आपकी रिलेटेड टू ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से रिलेटेड आपकी स्टेबिलिटी। तो देखो सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड आपकी स्टेबिलिटी है, देखो इससे क्या मतलब है सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं फिर एक्स, जो सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है इसका नाम देते हैं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। और रिलेटेड टू ज्योमेट्री इसको बोलते हैं इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी। तो रिलेटेड टू ज्योमेट्री एंड रिलेटेड टू सपोर्ट, ये आपकी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, ये आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की अपन बात करते हैं, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात करते हैं अपन। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। देखो इसके बारे में लिखते हैं लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, लार्ज
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, या फिर होता है ऑफ द स्ट्रक्चर या फिर ऑफ द सपोर्ट, लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर या फिर ऑफ द सपोर्ट, लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर और ऑफ द सपोर्ट, ठीक है। और एंटायर स्ट्रक्चर should not move, एंटायर स्ट्रक्चर शुड नॉट मूव। देखो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी से क्या मतलब है कि लार्ज डिस्प्लेसमेंट है ना, वो आपके अलाउ नहीं है। मतलब एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपके हो सकते हैं जो आप कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल लगा हुआ है तो आप कितना कैलकुलेट करते हो, WL 5/384 WL/E। तो ये क्या है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये अलाउ है आपके स्ट्रक्चर में, बट एक लार्ज डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, लार्ज डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये एक्सटर्नल स्टेबिलिटी जो है, ठीक है, एक्सटर्नल जो स्टेबिलिटी है। अब एक चीज आप अपन देखो, जो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा, रिलेटेड टू सपोर्ट सिस्टम, या फिर ऐसे मान लो आप कि रिएक्शंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर रिएक्शंस है स्ट्रक्चर के अंदर तो आपकी स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है, ठीक है। और अगर प्रॉपर आपकी रिएक्शंस नहीं है, रिएक्शंस का मतलब क्या हो गया कि आपके अगर बाहर से कोई एक्शन आ रहा है तो उसको रजिस्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए स्ट्रक्चर में। तो एक्शन के अपोजिट जो जनरेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे देयरफॉर there should be enough number of reaction, therefore there should be enough number of reaction, therefore there should be enough number of reactions at the supports, and also reactions should be arranged in appropriate manner, and also reactions should be arranged in appropriate manner, देखो आपकी प्रॉपर रिएक्शंस होनी चाहिए और वो रिएक्शंस आपकी एक एप्रोप्रिएट मैनर के अंदर आपकी जमी हुई रहनी चाहिए, ठीक है। सपोज मैं बात करता हूं आपकी, है ना, आपकी किसी स्ट्रक्चर के अंदर ना, अगर मैं 2D की बात करता हूं तो आपको मिनिमम 3 रिएक्शन चाहिए, मिनिमम 3 रिएक्शन आपको चाहिए। अब मान लो किसी स्ट्रक्चर में रिएक्शन 6 है और 2D स्ट्रक्चर है, बट फिर भी वो अनस्टेबल हो जाती है। कैसे, मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने का ना, एग्जांपल से आपकी चीजें समझ में आएगी। देखो ये कोई स्ट्रक्चर है, यहां पे आपका रोलर सपोर्ट है, यहां पे आपका क्या है, रोलर सपोर्ट है, यहां भी आपका रोलर सपोर्ट है और यहां भी आपका रोलर सपोर्ट है। अब देखो अगर मैं बात करता हूं, अभी लिखवाऊंगा सारी चीजें आपको, अगर मैं 2D स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो 2D स्ट्रक्चर के अंदर आपकी जो मिनिमम है ना 3 रिएक्शन होनी चाहिए स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए, और वो नॉन पैरेलल होनी चाहिए और नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं ना मिनिमम रिएक्शन की, तो मिनिमम रिएक्शन 3 होनी चाहिए। यहां पे देखते हैं कितनी है। रोलर सपोर्ट आपको कितनी रिएक्शन देगा, 1, तो RA मान लेते हैं इसको। अगर ये A सपोर्ट है, ये B सपोर्ट है, ये C सपोर्ट है और ये D सपोर्ट है, इसको मैं क्या मान लेता हूं, RB, और इसको मान लेता हूं RC, और इसको मान लिया मैंने क्या, RD। तो कितनी रिएक्शंस हो गई यहाँ पे, 4 रिएक्शंस आपकी हो गई। तो RA, RB, RC एंड RD, 4 रिएक्शंस आपकी यहाँ पे हो गई। तो मिनिमम कितनी रिएक्शन होनी चाहिए, देखो क्या लिखा हुआ अपन ने, है ना। यहां चलिए आप,
देयर शुड बी इनफ नंबर ऑफ रिएक्शंस। इनफ नंबर ऑफ रिएक्शंस का मतलब है अगर आपकी 2D स्ट्रक्चर है तो आपकी 3 रिएक्शन होनी चाहिए, और अगर आपकी 3D स्ट्रक्चर है तो आपकी 6 रिएक्शन मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, एट द सपोर्ट। अब देखो आप यहां पे, यार यहां पे तो 4 है, फिर भी ये स्ट्रक्चर आपकी अनस्टेबल है। यहां पे अगर मैं रिएक्शंस की बात करता हूं तो यहां पे रिएक्शंस कितनी है आपकी, कितनी रिएक्शन है यहां पे, 4 रिएक्शन है, बट फिर भी ये स्ट्रक्चर क्या है, अनस्टेबल है। अब देखो उसके लिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए, एंड रिएक्शन शुड बी अरेंज इन एप्रोप्रिएट मैनर। रिएक्शंस आपकी प्रॉपर अरेंज होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो आपकी रिएक्शन है ना, वो जो रिएक्शन है वो नॉन पैरेलल होनी चाहिए एंड नॉन कॉन्करेंट आपकी होनी चाहिए। नॉन पैरेलल है, नॉन कॉन्करेंट है, तब आपकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी, एक्सटर्नली स्टेबल रहेगी वो। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब ये इन चीजों को लिखेंगे अपन, नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट को। अब यहां देखिए आप, यहां पे रिएक्शंस कितनी है आपकी, 4 रिएक्शंस है ना, 4 यहां पे रिएक्शंस है। अब एप्रोप्रिएट अरेंज है क्या, ये नहीं है ना, ये तो पैरेलल है। देखो 2 3 4 चारों की चारों क्या है, पैरेलल है ये। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी, हेयर, ऐसा लिख सकते हैं अपन यहां पे, हेयर 4 रिएक्शन, हेयर 4 रिएक्शन is developed in the above structure, in the above structure, in the above structure, but these 4 reactions, but these 4 reactions are in parallel. These 4 reactions are in parallel. ठीक है, so this structure is unstable. So this structure is unstable. ये स्ट्रक्चर आपकी क्या है, अनस्टेबल है। देखो है ना, उसके बाद में अपन लिखते हैं, देखो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे है ना, यही लिख लेते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, है ना, ये स्ट्रक्चर आपकी क्या है, अनस्टेबल है। अब आप देखिए क्या लिख रहे थे अपन, यहां चलिए, लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर और एंटायर स्ट्रक्चर शुड नॉट मूव। मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपके हो सकते हैं। ठीक है, यहां से एक तो ये चीज समझ आती है। और देयरफॉर देयर शुड बी इनफ नंबर ऑफ रिएक्शन, देयर शुड बी इनफ नंबर ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो रिएक्शन शुड बी अरेंज इन एप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे 4 आपकी रिएक्शंस है और चारों रिएक्शन है, बट ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है, मतलब ये क्या आपकी पैरेलल है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया था बीच में, वही थ्योरी चल रही है अभी अपनी, है ना, ये बीच में अपन ने समझने के लिए एग्जांपल कंसीडर कर लिया ये पूरा ना। उसके आगे अपन लिखते हैं एप्रोप्रिएट मैनर, इसके आगे लिख रहे हैं अपन, चलिए देखते हैं इसके आगे लिखते हैं, हाउ एवर इलास्टिक डिफ्लेक्शंस विल अकर, however elastic deflection may occur, elastic deflection आपका हो सकता है for externally stable, for externally stability of 2D structure, for externally stability of 2D structure, for externally stability of
2D structure following three conditions of following three conditions of static equilibrium, three conditions of static equilibrium should be fulfilled. Static equilibrium should be fulfilled. ये हो जाएगा ना। देखो, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी ऑफ 2D स्ट्रक्चर फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आपकी फुलफिल्ड होनी चाहिए। अब कौन कौन सी तीन आपकी कंडीशंस है ना, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के लिए 2D स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं। तो अगर 2D स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं तो समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका ना जो रिएक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, क्यों, मूवमेंट को रोकने के लिए। और अगर मूवमेंट हो सकता है ना, स्ट्रक्चर आपकी मूव कर सकती है, तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए आपका समीशन ऑफ एफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब आपकी अक्ष डायरेक्शन में रिएक्शन होनी चाहिए अगर अक्ष डायरेक्शन से कोई फोर्स आपका आ रहा तो। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं कौन कौन सी आपकी कंडीशंस है। फर्स्ट, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 टू प्रिवेंट मूवमेंट इन movement in horizontal direction, to prevent movement in horizontal direction। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट को रोकने के लिए आपका समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 डेवलप होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए आप, समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 0 टू प्रिवेंट मूवमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, टू प्रिवेंट मूवमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, टू प्रिवेंट मूवमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। थर्ड नंबर पे हो जाएगा आपका समीशन ऑफ एम जेड इक्वल टू 0 टू प्रिवेंट रोटेशन अबाउट एनी पॉइंट इन प्लेन, टू प्रिवेंट rotation about any point in plane। ये 2D स्ट्रक्चर के लिए आपकी तीन कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली कंडीशन से आपकी कौन सी है, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन आपकी कौन सी है, समीशन एफ आई इक्वल टू 0। और तीसरी कंडीशन मोमेंट अबाउट दी जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब सीधा सा है कि जो आपकी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आप में मिनिमम, अगर 2D की बात कर रहे हो तो आपकी तीन रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फॉर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी ऑफ 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर, फॉर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी ऑफ 2D स्ट्रक्चर, there should not be minimum 3 reactions
देयर शुड बी मिनिमम 3 रिएक्शन एंड दे शुड बी नॉन पैरेलल, दे शुड बी नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉनकरेंट। नॉन कॉनकरेंट का मतलब क्या हो गया, वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिलनी चाहिए, ठीक है। फॉर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी ऑफ 2D स्ट्रक्चर देयर शुड बी मिनिमम 3 रिएक्शन एंड दे शुड बी नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉनकरेंट। वो आपकी नॉन पैरेलल होनी चाहिए एंड नॉन कॉनकरेंट आपकी वो होनी चाहिए, ठीक है। ये अब देखिए यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ये आपकी कैंटिलीवर बीम है, ये आपकी कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर लोड मान लेते हैं अपन की ऐसा कोई लोड लगा हुआ है। इंक्लाइंड लोड का मतलब क्या हो गया कि आपका जो लोड है वो दोनों डायरेक्शन में लगा हुआ है। अगर इसका मैं कंपोनेंट लूं तो ये हो जाएगा px और ये हो जाएगा py। तो इस लोड की वजह से यहां पे देगी कितनी रिएक्शंस आपकी डेवलप होगी, इस लोड की वजह से यहां पे कितनी रिएक्शंस आपकी डेवलप होगी। तो यहां की बात करते हैं अपन, तो ये आपका क्या हो जाएगा RA। इस वर्टिकल फोर्स PY को रोकने के लिए रिएक्शन डेवलप होगी यहां पे, और उसको क्या नाम दे दिया अपन ने, RA नाम दे दिया, RA नाम दे दिया। उसके बाद में देखिए यहां पे ये PX जो फोर्स आ रहा है इसको रोकने के लिए रिएक्शन जनरेट होगी RH हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मैं इसको R वर्टिकल लिख देता हूं ना, R वर्टिकल एंड R हॉरिजॉन्टल। अब देखो PX की वजह से तो कोई मोमेंट आएगा नहीं यहाँ पे, और ना PX की वजह से तो कोई मोमेंट नहीं आएगा, बट PY की वजह से अगर ये लेंथ L है ना, इस बीम की अगर लेंथ L है तो इस L लेंथ की वजह से कितना मोमेंट जनरेट हो जाएगा PY इंटू में L। तो इस मोमेंट को रोकने के लिए, ठीक है, इस मोमेंट को रोकने के लिए यहां पे mz मोमेंट रिएक्शन आपकी जनरेट हो गई, ठीक है। तो क्या ये स्ट्रक्चर आपकी स्टेबल है क्या, चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर स्टेबल है क्या। ये कौन सी स्ट्रक्चर आपकी, ये आपकी 2D स्ट्रक्चर है। ये क्या आपकी 2D स्ट्रक्चर है। मिनिमम 3 रिएक्शंस होनी चाहिए, मिनिमम 3 रिएक्शन होनी चाहिए। 3 रिएक्शन है ना, R वर्टिकल, R हॉरिजॉन्टल और मोमेंट अबाउट Z इक्वल टू 0। 3 रिएक्शन यहां पे है और ये नॉन पैरेलल होनी चाहिए। क्या नॉन पैरेलल है क्या, बिल्कुल नॉन पैरेलल है। नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट का क्या मतलब है कि किसी एक पॉइंट पे जाके आपकी वो नहीं मिलनी चाहिए। क्या एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबल, दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबल। ये स्ट्रक्चर आपकी क्या है, स्टेबल है। ये स्ट्रक्चर आपकी क्या है, स्टेबल है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अपन, एक एग्जांपल जो मैंने लिया है वो ऑलरेडी अपन इस यहीं पे अपन उस एग्जांपल को देख लेते हैं और सपोर्ट बढ़ा देता हूं मैं। एक एग्जांपल है, सपोज ये आपकी एक बीम है, ये सपोर्ट आपका क्या रोलर सपोर्ट है, ये आपका रोलर सपोर्ट है, ये आपका रोलर सपोर्ट है। सारे यहां पे क्या है, रोलर सपोर्ट दिए हुए हैं। और कितने हैं, ऐसा मान लेते हैं कि यहां पे ये जो टोटल है ना 20वां नंबर का रोलर सपोर्ट है। अब देखो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये आपकी 2D स्ट्रक्चर है। ये आपकी कौन सी स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहां पे देखो रिएक्शंस कितनी हो जाएगी, यहां पे ये R1 R2 ऐसे करके 20 सपोर्ट है, तो यहां पे कितनी हो जाएगी R20, 20 रिएक्शन आपकी जनरेट हो गई। अब देखो 2D स्ट्रक्चर के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम आपकी 3 रिएक्शंस होनी चाहिए, लेकिन यहां तो 20 है। लेकिन वो जो रिएक्शन 3 है वो नॉन पैरेलल और नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए। अब यहां आप देखिए यार, यहां तो सारी की सारी क्या है 20 की 20 ही पैरेलल है, यहां पे रिएक्शंस तो कितनी हो गई। अगर मैं बात करता हूं यहां पे
तो नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी आपकी यहाँ पे 20 आपकी यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस हो गई। बट यहाँ पे क्या है, सारी की सारी पैरेलल है। तो ऑल रिएक्शंस आर पैरेलल, सारी की सारी रिएक्शंस क्या है, पैरेलल है आपकी। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, hence this structure is अनस्टेबल। ये स्ट्रक्चर आपकी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल आपकी हो जाएगी यहां पे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल अपन इसका लेते हैं। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट अपना एग्जांपल ये है, एक आपकी ऐसे कर्व्ड बीम है। कैसी बीम आपकी है, कर्व्ड बीम है। सपोर्ट, यह आपका रोलर सपोर्ट है। यह आपका रोलर सपोर्ट है। यह आपका क्या है, रोलर सपोर्ट है। अब देखो यहां पे रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन क्या होगी आपकी R1, या इसको अगर मैं A नाम देता हूं, इसको मैं B नाम दे देता हूं, इसको मैं C नाम दे देता हूं। तो ये क्या हो गया आपकी RC, यह आपकी हो गई RB, और ये आपकी हो गई RA। तो कितनी रिएक्शंस है यहाँ पे, मिनिमम 3 रिएक्शंस है। और तीनों रिएक्शंस आपकी क्या है, अब देखो पैरेलल है क्या, ये पैरेलल तो नहीं बोल सकते अपन इनको, पैरेलल बोल सकते हैं क्या, ये तो परफेक्टली वर्टिकल है और इंक्लाइंड है, पैरेलल तो नहीं है यार ये। अब कॉन्करेंसी चेक करते हैं कि क्या ये कॉन्करेंट है क्या। देखो मिलाते हैं अपना इनको आगे, इनको जब आगे बढ़ाओगे ना आप, तो ये सारी की सारी रिएक्शन एक किसी पॉइंट पे जाके मिल जाएगी, ऐसे है ना, ये ओ पॉइंट पे जाके मिल गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ये रिएक्शन तीनों कॉन्करेंट हो गई। तो कॉन्करेंट रिएक्शन आपकी हो गई ना तीनों, इसका मतलब आपकी स्ट्रक्चर ये क्या है, ये स्ट्रक्चर आपकी अनस्टेबल है यार। ये स्ट्रक्चर आपकी कैसी है, अनस्टेबल है। ठीक है, हियर नंबर ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू 3। यहां पे कितनी रिएक्शन है, 3 रिएक्शन है, और तीनों की तीनों क्या है, कॉन्करेंट एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। एंड ऑल आर कॉन्करेंट, सारी की सारी किसी ओ पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर आपकी क्या हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर आपकी अनस्टेबल है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां पे। अब अनस्टेबल क्यों है, देखो कॉन्करेंट होने की वजह से अनस्टेबल क्यों हो गई, ये चीज आई होगी ना माइंड में। तो देखो इस ओ के अबाउट में मोमेंट है ना, ये रोक नहीं पाएगी। अगर इस स्ट्रक्चर पे इस ओ के अबाउट में मोमेंट जनरेट हो रहा ना, एक्सटर्नल मोमेंट ओ के अबाउट, अगर मान लो मैं पी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, कितना फोर्स, पी फोर्स इस स्ट्रक्चर के मैं ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपकी एल है, यहां से यहां तक की। तो एक्सटर्नल मोमेंट कितना जनरेट हो गया इसका, इस ओ के अबाउट में, पी इंटू में एल। लेकिन ये रोक नहीं पाएगी स्ट्रक्चर, क्योंकि सारी की सारी रिएक्शंस आपकी क्या है, पैरेलल रिएक्शन है सारी की सारी, सॉरी कॉन्करेंट है सारी की सारी, पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है, ये परफेक्टली वर्टिकल है और ये इंक्लाइंड है। तो सारी की सारी रिएक्शंस आपकी क्या है, कॉन्करेंट है। तो ये नहीं रोक पाएगी पी इंटू एल मोमेंट को, इस वजह से ये क्या है, अनस्टेबल है। तो लिख लेते हैं एक्सटर्नल मोमेंट अबाउट ओ, एक्सटर्नल मोमेंट अबाउट ओ। ओ के अबाउट में एक्सटर्नल मोमेंट कितना हो जाएगा आपका, पी इंटू में एल। ये आपका ओ के अबाउट में एक्सटर्नल मोमेंट हो जाएगा। रजिस्टिंग मोमेंट ड्यू टू रिएक्शंस अबाउट ओ, ये तो बाहर से मोमेंट आ रहा है पी इंटू में एल। रजिस्टिंग मोमेंट कितना है, रजिस्टिंग मोमेंट अबाउट ओ,
कितना है, 0 आपका क्या है, रजिस्टिंग मोमेंट ओके बोर्ड में। तो क्या लिख सकते हैं, हेयर रोटेशनल अनस्टेबिलिटी, हेयर रोटेशनल अनस्टेबिलिटी, हेयर रोटेशनल अनस्टेबिलिटी ड्यू टू द concurrency of due to the concurrency of due to the concurrency of all the reactions, all the reaction, due to the concurrency of all the reaction, सारी की सारी रिएक्शंस जो कॉन्करेंट है, इस वजह से ये क्या है, रोटेशनली अनस्टेबल है ये, है ना। ये तो बात हो गई थी यहां तक किसकी, 2D स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं अपन 3D स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर रहे हैं अब, 3D स्ट्रक्चर की। फॉर 3D स्ट्रक्चर, देखो 3D स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम कितनी रिएक्शन होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, मिनिमम आपकी 6 रिएक्शंस होनी चाहिए, और 6 की 6 रिएक्शंस आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन पैरेलल होनी चाहिए एंड नॉन कॉन्करेंट आपकी 6 की 6 रिएक्शंस होनी चाहिए। तो देखते हैं फॉर 3D स्ट्रक्चर, लिखते हैं फॉर 3D स्ट्रक्चर, for 3D structure there should be, for 3D structure there should be minimum 6 reaction, there should be minimum 6 reaction, and these reactions are, and these reactions are, and these reactions are non parallel, non parallel, these reactions should be, है ना, आर नहीं है ना यहाँ पे, these reactions should be, these reactions should be non parallel, non parallel and non concurrent। 3D के लिए आपकी मिनिमम 6 रिएक्शंस होनी चाहिए, और 6 की 6 रिएक्शंस आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर के लिए अपने लिखा। अब देखो कौन कौन सी मिनिमम 6 रिएक्शन होनी चाहिए, एक तो अक्ष डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, और एक जेड डायरेक्शन में रिएक्शन। और मोमेंट आपका, मोमेंट रिएक्शन आनी चाहिए अक्ष डायरेक्शन में, मोमेंट रिएक्शन आनी चाहिए वाई डायरेक्शन में, एंड मोमेंट रिएक्शन आनी चाहिए आपकी जेड डायरेक्शन में। अब देखो क्यों, देखो समीशन एफ, मैं यहां लिख देता हूं यहां पे, पहला समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ये कब होना चाहिए, टू प्रिवेंट मूवमेंट, मोमेंट नहीं है यहां पे, ध्यान रखना क्या है, मूवमेंट, टू प्रिवेंट मूवमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, टू प्रिवेंट मूवमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, टू प्रिवेंट मूवमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दूसरा क्या होना चाहिए, समीशन एफ आई इक्वल टू 0, दूसरा समीशन एफ आई इक्वल टू 0, टू प्रिवेंट मूवमेंट, to prevent movement and to prevent movement in vertical direction, to prevent movement in vertical direction में मूवमेंट को रोकने के लिए समीशन एफ जेड। अब देखो टू प्रिवेंट मूवमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन हो गई। थर्ड नंबर पे क्या होना चाहिए आपका, समीशन एफ जेड इक्वल टू 0, एफ जेड आपका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, टू प्रिवेंट मूवमेंट इन, टू प्रिवेंट
मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन, टू प्रिवेंट मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन। उसके बाद में नंबर 4 पे, नंबर 4 की अपन बात करते हैं यहां पे। नंबर 4 पे मोमेंट अबाउट x इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट x इक्वल टू 0 टू प्रिवेंट रोटेशन इन, टू प्रिवेंट रोटेशन इन, टू प्रिवेंट रोटेशन इन YZ प्लेन। YZ प्लेन में अपन क्या करते हैं, रोटेशन को रोकने के लिए समीशन mx इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। नंबर 5 की बात करते हैं अपन, मोमेंट अबाउट y इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट y इक्वल टू 0 आपका होना चाहिए। क्यों? टू प्रिवेंट मोमेंट अबाउट, मोमेंट ही लिखा ना कहीं, मूवमेंट तो नहीं लिख दिया यहां पे, टू प्रिवेंट रोटेशन, हाँ टू प्रिवेंट रोटेशन लिख लो ना, टू प्रिवेंट रोटेशन अबाउट XZ प्लेन। XZ प्लेन के अबाउट में क्या है आपका, रोटेशन को रोकने के लिए क्या होना चाहिए आपका, my इक्वल टू 0 होना चाहिए, mz इक्वल टू 0, ये क्या होना चाहिए, टू प्रिवेंट रोटेशन अबाउट, टू प्रिवेंट रोटेशन अबाउट XY प्लेन। XY प्लेन के अबाउट में रोटेशन को 0 करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, मोमेंट, यहां पे मोमेंट रिएक्शन डेवलप होनी चाहिए। तो टोटल कितनी रिएक्शंस हो गई यहां पे, 6 रिएक्शन। तो 3D के लिए आपकी 6 रिएक्शंस होनी चाहिए मिनिमम, और 6 की 6 रिएक्शंस आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट आपकी होनी चाहिए, नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट। और एक और टर्म आती है यहां पे नॉन कोप्लेनर, है ना, एक ही प्लेन में सारी हो जाएगी तो बाकी के 2 प्लेन में स्ट्रक्चर आपकी अनस्टेबल हो जाएगी ना। हाँ, देयर शुड बी नॉन पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया, आपकी ऐसा नहीं है, आपकी मान लो 3D स्ट्रक्चर है और आपकी रिएक्शन जनरेट हो रही है 20, और 20 की 20 रिएक्शन आपकी एक ही प्लेन में है, तो क्या बाकी के दोनों प्लेन में आपकी स्ट्रक्चर स्टेबल है क्या, नहीं है ना। तो इस वजह से आपकी वो क्या होनी चाहिए, नॉन कोप्लेनर भी आपकी होनी चाहिए, नॉन कोप्लेनर आपकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली 2D और 3D के लिए एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की। किसकी बात करिए, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की। अब अपन बात करते हैं 2D और 3D के लिए इंटरनल स्टेबिलिटी की। किसकी बात कर रहे हैं, अब इंटरनल स्टेबिलिटी की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इंटरनल स्टेबिलिटी।